नमस्कार। 10th क्लास हमारा लेसन चल रहा है संघवाद। संघवाद में हमने देखा कि दो प्रकार की सरकारें होती है, एक केंद्र सरकार होती है और एक राज्य सरकार होती है, जिनके अंदर पावर शेयर होती है। उसमें आज हम आगे इसने दे रखा कि आकाशवाणी पर एक हफ्ते तक एक राष्ट्रीय व एक क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन रोज सुने। सरकारी नीतियों और फैसलों से जुड़ी खबरों की सूची बनाएं, उनको निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटें। सिर्फ केंद्र सरकार से जुड़ी खबर, आपके या किसी ने राज्य सरकार से जुड़ी खबर, केंद्र या राज्य सरकार के संबंध में खबरें। अब ये कहता है पोखरण, जहां पर भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए, राजस्थान में पड़ता है। मान लें कि अगर राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार की परमाणु नीति की विरोधी होती तो क्या वह केंद्र सरकार को परमाणु परीक्षण करने से रोक सकती थी? ये कहता है कि भारत सरकार ने परमाणु परीक्षण अपना पोखरण राजस्थान के अंदर किया, जोधपुर जिले में। तो राजस्थान सरकार अगर क्योंकि परमाणु परीक्षण केंद्र सरकार ने किया था, क्योंकि परमाणु परीक्षण हमारी सेना से संबंधित है। सेना से संबंधित जो भी नीतियां हैं, कानून है, वो केंद्र सरकार के हाथ में है। तो अगर राज्य सरकार, राजस्थान की सरकार परमाणु नीति की विरोधी होती तो क्या वो केंद्र सरकार को परमाणु परीक्षण करने से रोक सकती थी? मान ले कि सिक्किम की सरकार अपने स्कूलों में नई पाठ्य पुस्तकें लागू करना चाहती है और मान ले कि केंद्र सरकार को पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु और शैली पसंद नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार को नई पाठ्य पुस्तक लागू करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेना जरूरी है? मान लीजिए कि नक्सलियों से निपटने की नीतियों के बारे में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों की राय अलग अलग है। क्या ऐसे मामलों में भारत के प्रधानमंत्री दखल दे सकते हैं? क्या ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं जिसे सभी मुख्यमंत्री माने? अब इसने 3 टॉपिक दिए। पहला टॉपिक दिया कि पोखरण परीक्षण वाला, कि क्या राजस्थान की सरकार वो रोक सकती थी? नहीं रोक सकती थी। क्यों? ये केंद्र सरकार के दिन कार्यक्रम था, तो इसमें राज्य सरकार नहीं रोक सकती थी। दूसरा बात है सिक्किम के पाठ्यपुस्तक, शिक्षा राज्य का अपना विषय है, शिक्षा राज्य सूची का विषय है, तो इसमें केंद्र सरकार दखल नहीं दे सकती। तीसरे में ये कहता है कि ये 2-3 राज्यों का विषय हो गया। 2-3 राज्यों का जो विषय होता है ना, वो संवर्ती सूची में आता है और संवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों को है। तो ये कहता है ना भी, क्या प्रधानमंत्री दखल दे सकता है? दे सकता है, क्योंकि ये संवर्ती सूची का विषय है और संवर्ती सूची में अगर राज्य सरकार और केंद्र के बीच में अगर सहमति नहीं बन पाई तो केंद्र का कानून लागू होगा। अब आगे है संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधान भर का होना नहीं। ये नहीं कि भारत में संविधान है इसलिए भारत में संघीय व्यवस्था सही ढंग से काम कर रही है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिससे ये पता चलता है कि यह काम किस तरह हो पाया। भाषाई राज्य, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और कठिन परीक्षा थी कि कई राज्यों ने ये मांग उठाई कि हमारी भाषा अलग है तो हमें हमारा राज्य अलग होना चाहिए। तो भाषा के नाम पर राज्य बनाना काफ़ी कठिन काम था। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। उस वक्त से लेकर सन 2013 तक अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बार आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए और कई नए प्रांत बनाए गए। कई प्रांतों की सीमाएं, अक्षत्र और नाम बदले गए। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गई।
ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाए। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल या जातीय आधार पर किया गया। इसमें नागालैंड है, उत्तराखंड है, झारखंड जैसे राज्य हैं। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। कि जब ये बात उठने लगी कि हमारी भाषा हिंदी तो हमारा राज्य अलग, हमारी भाषा भाषा पंजाबी तो हमारा राज्य अलग, तो इससे फिर नेताओं ने देखा कि अगर ऐसे देश को हमने भाषा के नाम पर बांट दिया तो देश टूट जाएगा, देश के टुकड़े हो जाएंगे। और इसलिए केंद्र सरकार ने इसके चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया। पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ है। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा ज़्यादा सुविधाजनक हुआ है। भाषा नीति। भारतीय संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी भाषा को राजभाषा माना गया है, पर हिंदी भाषा सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के लिए दूसरे उपाय किए हैं। संविधान में हिंदी के अलावा 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार किसी भी पद का उम्मीदवार इसमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। कि कोई भी परीक्षा होती है उसमें उम्मीदवार अपनी कोई भी भाषा चुन सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। विकल्प का मतलब हिंदी, इंग्लिश 2 कंपलसरी, तीसरी अपने विकल्प के रूप में कोई भाषा चुन सकता है। राज्यों की अपनी राजभाषा है, राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। श्रीलंका के ठीक उल्ट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बड़ी सावधानी का व्यवहार किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप ले लिया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी थोपे जहां लोग कोई भाषा हिंदी भाषा बोलते ना। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति से पहुंचने से बच गए, न हमने श्रीलंका वाली स्थिति देखी थी। केंद्र और राज्य का संबंध। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा है। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था कि कई बार क्या होता है कि जैसे कि ऊपर बीजेपी की सरकार है और किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार है, तो पहले कई बार ये हुआ है कि ऊपर केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को भंग कर देती थी अगर वो विपक्षी दल की है तो। जैसा कि ये घटनाक्रम अभी राजस्थान में करंट में चल रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, ऊपर बीजेपी की सरकार है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हालांकि ये कहता है संघवाद के बिल्कुल उल्टा, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1990 के बाद से स्थिति काफ़ी 1990 के बाद में इस चीज़ में काफ़ी बदलाव आया। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर में केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। पहले लगभग एक ही दल की सरकार बनती थी, लेकिन जब धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों की संख्या बढ़ने लगी तो धीरे धीरे गठबंधन सरकार की शुरुआत हो गई, क्योंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पा रहा था। इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों से
के साथ गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ती थी। यहाँ पर 2-3 नाम आए हैं। ये क्षत्रिय दल का नाम 2-3 बार आ चुका है। एक हो गया राष्ट्रीय पार्टी। अब इन दोनों में डिफ़रेंस क्या है? तो राष्ट्रीय पार्टी का मतलब होता है ऐसी पार्टी जिसकी शाखा पूरे देश में है। ऐसी पार्टी जो पूरे देश में चुनाव लड़ती है। जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, बहुजन समाज पार्टी है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है। 6 हमारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। 6 पार्टियां हमारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। अब क्षेत्रीय पार्टियां वो होती हैं जो एक क्षेत्र तक ही सीमित है। जैसे इंडियन नेशनल लोक दल भी हरियाणा में है, या फिर हम अकाली दल पंजाब में है, तेलुगु देशम पार्टी तमिलनाडु में। ऐसी अलग अलग राज्यों की कई छोटी छोटी पार्टियां भी हैं। इनको हम क्षेत्रीय पार्टियां कहते हैं क्योंकि वो एक क्षेत्र तक ही सीमित होती है। तो 1990 के बाद में राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच में गठबंधन बनने लगा और सत्ता की साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्ता का आदर करने की एक नई संस्कृति पनपी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से अब भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में अब ज़्यादा प्रभावी हुई है। उसके बाद आगे इसने दिया है भारत में विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता का बंटवारा कर देना, सत्ता का आगे से आगे विभाजन कर देना। केंद्र सरकार राज्य सरकार इनके बीच में सत्ता का बंटवारा कर देना, वो कहलाता है विकेंद्रीकरण। चलो विकेंद्रीकरण वाला पॉइंट हम कल पढ़ेंगे, आज हम इतना ही करेंगे। अब आपको जो लिखने का काम है वो है आपका ये जो 22 भाषाएं दी गई है जिनको संविधान की अनुसूची में रखा गया है, ये 22 की 22 भाषाएं आपको राइट करनी है। तो ये भाषा कितने % लोग भारत में बोलते हैं, ये आपको कॉपी में राइट करनी है। ये आपका काम है आज का। धन्यवाद।